हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डेंगू फीवर में उसकी डेफिनेशन, वहाँ पे उसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वहाँ पे उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है, वहाँ पे उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, उसके साथ साथ उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें अभी तक हमने डिटेल में अभी तक देखा है। अभी हम लोग डेंगू फीवर में उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि डेंगू फीवर क्या है, ये वायरल फीवर है। ठीक है, क्या है? वायरल फीवर है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि फ्रेंड्स वायरल फीवर का जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है ना, उसका अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से हाइड्रेशन करना रहता है वायरल फीवर में। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एंटीपायरेटिक ट्रीटमेंट वगैरह है, मतलब जो कि जैसे कि एकदम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह वहाँ पे रहती है फ्रेंड्स। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू फीवर में भी हमें प्रॉपर तरीके से पेशेंट को हाइड्रेट करना रहता है। यही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यही है। और प्योरली उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह पेशेंट को देने रहती है। इसके साथ साथ पेशेंट को बेड रेस्ट वगैरह ये भी करना रहता है। और पेशेंट जब से मतलब वहाँ पे जैसे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ते जाते हैं डेंगू फीवर में, मतलब वहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर वहाँ पे डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह ऐसे पेशेंट समझो वहाँ पे जाता है, तो हम लोगों को जैसा इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह करनी रहती है। इसलिए हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या देना है देखेंगे। उसके बाद में हम लोग डेंगू फीवर के ग्रेडिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या सेट करना है जैसा ये भी देखेंगे फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से देख लेना कि फ्रेंड्स वहाँ पे कौन से पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट वगैरह देनी है। ठीक है, इसलिए जरा सा अभी हम लोग डेंगू फीवर के मैनेजमेंट के बारे में जरा सा देख लेते हैं अभी। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू फीवर के मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोगों को कैसा है सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना रहता है। ठीक है, कैसे पेशेंट को सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना रहता है इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट को कैसा है बेड रेस्ट रहना रहता है। ठीक है, बेड रेस्ट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ द फेब्रिल इलनेस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पहले 1 से 2 दिन रहते हैं ना पेशेंट को, कैसा है पहले 1 से 2 दिनों में पेशेंट को कैसा रहता है वहाँ पे मलेज वगैरह रहता है, मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा फटीग वगैरह दिखाई देने लगती है पेशेंट को। उसके साथ साथ हेडेक वगैरह रहता है। तो ऐसे फर्स्ट पेशेंट को सबसे स्टार्टिंग में कैसा है इलनेस कैसे स्टार्ट होती है, पेशेंट को फटीग वगैरह से इलनेस वगैरह स्टार्ट होती है पेशेंट में। ठीक है, और जैसे को पेशेंट को फीवर वगैरह है ना, डे 3 से पेशेंट को फीवर वगैरह स्टार्ट होने लगती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जब डे 3 टू डे 7 ये पेशेंट को क्रिटिकल फेज माना जाता है, क्योंकि ये किसी फेब्राइल स्टेज रहती है। ठीक है, क्या ये फेब्राइल फेज रहती है डे 3 टू डे 7 वगैरह। इसी को फ्रेंड्स वहाँ पे क्रिटिकल फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइम पीरियड में वहाँ पे पेशेंट को जो प्लेटलेट जो डिक्रीज वगैरह होने के मैक्सिमम चांसेस वगैरह रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए पेशेंट को स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट वगैरह करना रहता है। ठीक है, बाद में समझो पेशेंट को एंटीपायरेटिक्स वगैरह ये सब चीज़ है ना फ्रेंड्स वहाँ पे एक जनरल मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट को कैसा सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट करने रहते हैं, पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस करना रहता है। और एंटीपायरेटिक्स में सबसे पैरासीटामोल ही यूज़ करना रहता है फ्रेंड्स मैक्सिमम टाइम में, क्योंकि कुछ भी हम लोग NSAIDs वगैरह यूज़ करते हैं, समझो उसका हाई डोज वगैरह होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसीज वगैरह पेशेंट की बढ़ जाती है। इसलिए कैसे और पहले से ही पेशेंट को प्लेटलेट वगैरह का डिक्रीज होते रहते हैं ये डेंगू फीवर में वगैरह, और हम लोग वहाँ पे NSAIDs वगैरह दे रहे हैं, तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ब्लीडिंग की चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को एंटीपायरेटिक्स में सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, एंड स्पंजिंग वगैरह करनी रहती है, और अपना वही गीला कपड़ा करना रहता है। गीला कपड़ा करके पेशेंट को पूरा बॉडी वगैरह वहाँ पे एकदम पोस्ट रहने मतलब वहाँ पे क्लीन करनी रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, मतलब वहाँ पे स्पंजिंग वगैरह करनी रहती है। ठीक है, इट इज़ प्रीफर्ड टू कीप द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट बिलो द 37 डिग्री। हमारा मोटो क्या रहना चाहिए, पेशेंट का जो टेम्परेचर है नॉर्मल रेंज पे आना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये भी हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कर सकते हैं। इसके साथ साथ समझो वहाँ पे हम लोग ओरल सोल्यूशन वगैरह पेशेंट को क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि पेशेंट को हाइड्रेट करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स ये डेंगू फीवर के वायरल फीवर है, और वायरल फीवर में पेशेंट को प्रॉपर तरीके से हम लोगों को हाइड्रेट करना रहता है। इसलिए हाइड्रेशन के लिए हम लोग कई बार क्या ORS सोल्यूशंस वगैरह यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए पेशेंट को कम से कम दिन भर में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना है। इसको हम लोग ये पेशेंट को कंडीशन वगैरह देख के इसको वाटर इंटेक वगैरह बढ़ा भी सकते हैं ऐसे केसेस में, लेकिन मिनिमम 3 to 4 लीटर्स तक ये पेशेंट को इंटेक या वाटर इंटेक जाना ही चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये वाटर इंटेक के साथ साथ ORS सोल्यूशंस भी दे सकते हैं। यहाँ पे ORS सोल्यूशन इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट्स विद एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब वहाँ पे जब फीवर वगैरह आता है तो पेशेंट को स्वेटिंग वगैरह भी होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ORS सोल्यूशन भी रिकमेंड कर सकते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को कैसा है एक्सेसिव स्वेटिंग, नॉसिया, वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन,
यहाँ पे ओआरएस सोल्यूशन क्यों देना रहता है, पेशेंट डिहाइड्रेशन वगैरह में जाना नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग ये वाटर इंटेक के साथ साथ ओआरएस सोल्यूशन भी पेशेंट को दे सकते हैं। इसलिए आइडियल ट्रीटमेंट जो है डेंगू फीवर की पेशेंट को हाइड्रेट करना रहता है प्रॉपर्ली, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि कैपिलरी फ्रैगिलिटी की वजह से जहाँ पे प्लेटलेट वगैरह लीक होते हैं और वहाँ पे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे पेशेंट को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेशन वगैरह करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट कैसे है शॉक में भी जा सकता है, मतलब वहाँ पे बीपी वगैरह कम हो सकता है। इसलिए हम लोगों को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे डेंगू फीवर में या फिर वायरल फीवर में वगैरह, ठीक है। सो पेशेंट शुड बी मॉनिटर इन डेंगू हेमोरेजिक फीवर। और क्या करना रहता है फ्रेंड्स, पेशेंट को डेंगू हेमोरेजिक फीवर में पेशेंट जा रहा है क्या, ये सब चीज़ें वगैरह मॉनिटर करना रहता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंड्स वहाँ पे टॉर्निको टेस्ट वगैरह है या फिर वहाँ पे कैपिलरी परमेबिलिटी वगैरह कितना है, ये सब चीज़ें देखने के लिए हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन, प्लेटलेट्स वगैरह ये सब डेली मॉनिटरिंग करना जरूरी रहता है ये एक्यूट फेज में, मतलब वहाँ पे फेब्राइल फेज में, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा पेशेंट शुड बी मॉनिटर इन डेंगू हेमोरेजिक फीवर अंटिल दे बिकम फेब्राइल आफ्टर प्लेटलेट एंड हेमेटोक्राइट डिटर्मिनेशंस आर नॉर्मल, ठीक है। इसलिए हम लोगों को डेंगू हेमोरेजिक फीवर में पेशेंट जाना नहीं चाहिए, इसलिए जरा सा डेली मॉनिटरिंग वगैरह हम लोगों को लगता है। इसलिए जो कुछ भी टॉर्निक्यू टेस्ट है, ठीक है, जो ये टॉर्निक्यू टेस्ट, इसके साथ साथ पेशेंट को जो डेली सीबीसी है, डेली सीबीसी में हम लोगों को एक हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन, उसके साथ साथ वहाँ पे हम लोगों को जरा से प्लेटलेट भी हम लोगों की डेली चेक करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डे 3 to day 7 जो है क्रिटिकल फेज माना जाता है ऐसे केसेस में, क्योंकि ये फ्रेंड्स फेब्राइल फेज है। तो फेब्राइल फेज के बाद में फेब्राइल फेज में अफेब्राइल फेज में जाते हैं, क्योंकि इसी पीरियड के टाइम पीरियड में पेशेंट के प्लेटलेट काउंट्स वगैरह डिक्रीज होने के मैक्सिमम चांसेस वगैरह रहते हैं ऐसे केसेस में। इसलिए ऐसे केसेस में हम लोगों को प्रॉपर तरीके से पेशेंट को जो कैटेगरीज वगैरह डिफाइन करने आने चाहिए, और पेशेंट माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी में रखने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से हम लोगों को उस टाइम में ट्रीटमेंट वगैरह देनी चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।